अ, जैसे कि हमारे साथी नारसिंह साहब ने कहा, यह बहुत गहन विषय है और बारीकी से हमें इसका अध्ययन करना है। ऐसे तो आप सभी ट्रेनर लोग जानते हैं कि सभी विषय जो है गहन है, तथा इस देश में हम जो एक विचारधारा लाए हैं, यह चैलेंजिंग है, सबके लिए आवश्यक है, तथा हम सूक्ष्म रीत्या इसका गहन करना बहुत जरूरी समझते हैं। तो यह आज का जो विषय है, विजन ऑफ अशोका द ग्रेट, विजन ऑफ अशोका ग्रेट, महान अशोका की दूरदृष्टि एंड प्रोफेसर जॉन डिवे रीअडेप्टेशन बाय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। महान अशोका की दूरदृष्टि आप सभी लोग जानते हैं इसका। जॉन डिवे, उनकी भी दूरदृष्टि थी, एजुकेशन और डेमोक्रेसी बहुत अच्छी तरह से हमारे तक पहुंचाया है। और बाबा साहब ने क्राइस्टलाइजेशन कर टुकड़ों में बांटकर रसक ग्रहण करके हमें उसकी जो सार है, उसका रूप है, वो विदित किया है तथा हमें उपलब्ध कराया है। ये बहुत बड़ी मेहरबानी है। हम लोग बहुत इस बारे में भाग्यशाली तो नहीं कह सकते, भाग्य का हम विश्वास नहीं रखते हैं, मगर हम इस बारे में बहुत अच्छे पोजीशन में है, ताकि हमारे महापुरुषों ने इसके पहले ही लिख कर रखा है। अब रिक्राइस्टलाइजेशन करके जो महान सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में लिख कर रखा था, यह मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि मेरे पुत्र पौत्र और प्रपोज इसका तब तक अनुसरण करें जब तक आकाश में सूर्य और चंद्रमा विद्यमान रहे, क्योंकि इसका अनुकरण करने से यह लोक तथा परलोक दोनों सुधारेंगे। यह धर्मलेख मैंने अपने राज्याभिषेक के 27 वर्ष बाद लिखवाया। महान सम्राट अशोक ने उनके राज्याभिषेक के 27 साल के बाद यह धर्मलेख लिखा, और ऐसा लिख कर रखा कि मैं क्यों लिख रहा हूं। ये पुत्र प्रपौत्र, आप सभी जानते हैं कि महान अशोका अपने प्रजा को पुत्रवत मानते थे, तो इसके लिए उन्होंने यह रखा। इसका सीधा सीधा कहना यह है कि हम सभी ने इसका मानना बहुत जरूरी है, और इसको मानकर इसको जीना जरूरी है। ये हम जीने से हमारी जो सभी समस्या का हल निकल सकता है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी में महान अशोका का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे महापुरुष भगवान गौतम बुद्ध से लेकर हमारे संत रविदास जैसे 150 संत, शाहू आंबेडकर, विलियम रामास्वामी, नारायण गुरु,
और महानायक कांशीराम जी तक ये मालिका है। सभी ने रिक्राइस्टलाइजेशन किया है, फिर भी ये समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व पर आधारित समाज का निर्माण होना बहुत जरूरी है। ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी ये बहुत जरूरी है। पुणे दो कहीं से तो आवाज आ रही है, वो म्यूट करेंगे। तो इस तरह से साथियों, महानायक कांशीराम जी कहा करते थे, मेरे सपनों का भारत, महान सम्राट अशोक का भारत। बाबा साहब कहते थे, उन्होंने लिख के रखा है कि द ओनली पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री which is a period of freedom and greatness and glory, that is the period of Maurya Empire. मौर्य एम्पायर का बृहद्रथ तक जो पीरियड था वो ग्लोरी का पीरियड था, स्वर्ण काल था। और ऑल अदर टाइम्स द कंट्री suffered from defeat and darkness. इतर सभी समय में इस देश पारतंत्र में रहा, हार का सामना करना पड़ा देश को, इस भारत को। But the Maurya period was a period when Chaturvarnya was completely annihilated. यह वाक्य है, यह सेंटेंस है, सबसे महत्वपूर्ण है। मौर्य पीरियड में चातुर्वर्ण्य सिस्टम कंप्लीटली नष्ट हुई थी और उसको खत्म किया था। तो वो कैसे किया था, यह आज का रिसर्च है, विषय है। और इसके क्या टूल्स है, आप लोगों ने टूल्स भी सीखे थिंकिंग में। यह किस टूल से, किस हथियार से, किस औजार से, किस तरह से, किस रास्ते से इसको हम हासिल कर सकते हैं, यह आज का विषय है, प्रबोधन है, आत्मचिंतन है। तो बाबा साहब का जो मौर्य पीरियड के बारे में कहना है, वे तो आप आगे लिखते हैं, when the Shudras who constituted the mass of the people came to mere purely on the country. तो इस समय में जो चातुर्वर्ण्य समाज है वह राजा था, राज करता था, इस देश पे हुकूमत थी। यह बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है हमें समझने के लिए। इसलिए आज का जो विषय है, यह विषय सही रखा गया है कि विजन ऑफ अशोका द ग्रेट, और इसके साथ साथ प्रोफेसर जॉन डिवे, उसका रीएडेप्टेशन बाय द डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। यहां तक सीमित हम लोग न रहते हुए आगे भी महानायक कांशीराम जी ने उसका उपयोग कैसे किया, यह जानना बहुत जरूरी होगा। अब रीएडेप्टेशन जो वर्ड है, जो संज्ञा है, उसका मीनिंग अगर हम जानेंगे तो इसका मतलब है कि इस बात को अधिक परिणाम और पुनर्वसन इसका कैसा किया जाए, इस आइडिया का, किसी चीज को दोबारा अपनाने या
फिर से अनुकूलित होने की अवस्था का उदाहरण या प्रक्रिया। किसी भी चीज की दोबारा अपनाने या फिर से अनुकूलित होने की अवस्था का उदाहरण या प्रक्रिया, रीअडेप्टेशन। तो सहकारियों, रीअडेप्टेशन बहुत जरूरी है, बहुत अतुलनीय है, क्योंकि इससे हमारा दुख दर्द और हमारी समस्या का हल हो सकता है। और सोच विचार करने वाला समाज, महान सम्राट अशोका ने तो शिलालेखों पर लिख के रखा है, जो कुछ भी मैं हासिल कर पा रहा हूं, वो मैं सोच विचार करने वाला समाज बनाकर हासिल किया हूं। जो विचारधारा आउट ऑफ थिंकिंग बॉक्स, इसके बाहर लोगों को लाकर उनके जीवन में महान सम्राट अशोका ने क्रांति लाई। सोच विचार करने वाला समाज बनाकर सभी को पंचशील तत्व का दान देकर, शिलालेखों द्वारा, कोड ऑफ कंडक्ट द्वारा उन्होंने जो बातें लिखी, तो उसका रीअडेप्टेशन हो गया। मतलब उस अवस्था का उदाहरण या प्रक्रिया का अनुकरण हुआ। आप सभी जानते हैं, बाबा साहब ने उसको ऐसा रूप दिया, जब इस देश का नेशनल एम्ब्लेम बनाने का मौका आया, इस देश का झंडा जो फ्लैग कहते हैं वो बनाने का मौका आया, तब जो पिलर जो सारनाथ का है, जो आप जानते हैं, सामने से 3 मुंडी वाला लायन दिखता है, जबकि वो 4 मुंडी वाला है, आप सभी लोग जानते हैं, और 4 लायन है। उसको बखूबी सिलेक्ट किया, तथा जो हमारा फ्लैग है इसमें भी अशोका का चक्र डिपिक्ट किया। ये चक्र को 24 आरे है, और इस चक्र जो गोल है, इसका मतलब यह है कि मूवमेंट में, हलचल में जीवन है, और रुकने में मृत्यु है, डेथ है। यह हमें बड़ा संदेश दिया। तो ये बाबा साहब ने रीअडेप्ट किया, इस बात को बखूबी से बाबा साहब ने रीअडेप्ट किया, तथा हम सभी को, सभी भारतीयों को इसका अनुकरण करना बहुत निहायत और जरूरी कर दिया, क्योंकि इसके बिना, एम्ब्लेम के बिना हम कुछ सरकारी कामकाज नहीं कर सकते, तथा जो फ्लैग है उसको बहुत इज्जत करना और मानना, यह सबका ड्यूटी बनती है, यह आप सभी लोग जानते हैं। तो इस तरह से यह रीअडेप्टेशन किया। शिक्षा में जो कल परसों भी हमने लेक्चर दिए, उसमें कोऑपरेशन के जो वैल्यू है उसका हमने जिक्र किया। कोऑपरेशन में जो वैल्यूज है, स्वावलंबन, स्वयं की जिम्मेदारी, लोकशाही, समता, न्याय सम्य, निपक्षपाती, न्याय बुद्धि मतलब इक्विटी, कल फिर सॉलिडेरिटी मतलब एकजुटता, और वैल्यूज में नैतिक मूल्य, ईमानदारी और खुलापन, ओपननेस।
इसका भी रीएडेप्टेशन बाबा साहब ने हमारे संविधान में किया। प्रोफेसर जॉन डिवे जो बाबा साहब के गुरु थे, और बाबा साहब के गुरु होने के कारण उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बाबा साहब को पढ़ा, समझा, और उनके राइटिंग्स में, उनके स्पीचेस में इसका बार बार जिक्र करने का बाबा साहब ने हमें जिक्र करके समझाया। ये बाबा साहब के बारे में और जॉन डिवे के बारे में ये महान के.एन. कदम पूना महाराष्ट्र के, उन्होंने लिखे रखा है, अपील किया है पूरे इंटेलिजेंस, बाबा साहब के अम्बेडकराइट को, इंटेलिजेंस कम्युनिटी को उन्होंने कुछ डायरेक्शन दिया है। वह लिखते हैं, I for one believe that unless we understand something of the Dive, one of Dr. Ambedkar's teachers at the Columbia University, it would be impossible to understand Dr. Baba Saheb Ambedkar. यह बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने किया। के.एन. कदम इस देश के विचारधारक थे, विचारधारा को अपनाने वाले थे। बाबा साहब का उन्होंने सहवास मिला और उन्होंने ये बात लिख के रखी है, तो ये बहुत मायने रखती है। इसके ऊपर विचार विमर्श होना और उसका अडॉप्शन करना और उसके साथ जीना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए मैंने उनका जिक्र किया है। तो यह रीअडॉप्टेशन बाबा साहब का जो है, यह भगवान गौतम बुद्ध, जॉन डिवे से उन्होंने महान अशोका और इतिहास के जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनसे लिया है। तथा आप सभी जानते हैं जो हमारा संविधान है, जो हमारी घटना है, उसमें भी बाबा साहब ने इसके बारे में लिख कर रखा है। अब प्रोफेसर जॉन डिवे जी का एजुकेशन और डेमोक्रेसी, यह किताब आप सभी लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें जो प्रैग्मेटिज्म वर्ड है, जो एजुकेशन पॉलिसी, बाबा साहब की एजुकेशन विचार, उसमें एक शब्द उन्होंने लिखा है कि एजुकेशन कैसे होनी चाहिए, रियलिस्टिक, प्रैग्मेटिक रादर देन आइडियलिस्ट। आदर्शवादी के बजाय सत्यवादी होना चाहिए। शिक्षा प्रैक्टिकल होनी चाहिए, प्रैग्मेटिक, व्यवहारिक होनी चाहिए। और महान हमारे जॉन डिवे जी है, उन्होंने भी, उनका एजुकेशन और डेमोक्रेसी नाम का किताब है, उसमें 364 और 369, 369 एंड 364 थीरीज ऑफ नॉलेज, इसमें इसका ऊहापोह किया है, इसमें बताया गया है। तो देखिए क्राइस्टलाइजेशन कैसे हो रहा है। महान सम्राट अशोका का शिलालेख है, उसमें भी बताया है कि आप प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने बड़े बड़े सेकंड इन कमांड जो राजकाज चलाने वाले थे, उनके लिए नियमावली रखी है, नियमावली लिख कर रखी थी शिलालेखों में। आप कैसे करना चाहिए, आप किसी तरह से रहना चाहिए, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए,
तो ये तो ओपन हो गया, तो ओपननेस हो गया, और उस ओपननेस को पकड़कर जॉन डिवे जी ने भी नॉलेज के बारे में लिखा, और बाबा साहब ने उन्हीं के रास्तों पे चलते हुए वही वर्ड प्रैग्मेटिज्म उन्होंने लिखा, उसका उहापोह किया। उस तरह से सोशल इंडस्ट्रियोसिस जो है, यह भी प्रोफेसर जॉन डिवे ने लिखा है। उसके पहले बुद्धा ने सोशल इंडस्ट्रियोसिस का प्रयोग किया। लोगों में भाईचारा था, आपस में विचार बढ़ते थे, आइडिया बढ़ती थी, दुख सुख का बंटवारा होता था, पंचशील का पालन होता था। और इसके लिए आप सभी जानते हैं, महान सम्राट अशोका का देश में, राज में, कम पुलिस में, कम एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ में, कम मिलिट्री में राज का चलाया जाता था, और उनका जो साम्राज्य है वह बहुत बड़े पृथ्वी पर अंग में फैला हुआ था। इसकी कारण वही है कि सोशल इंडस्ट्रियोसिस के जरिए उन्होंने ये सामाजिक अभिसरणशीलता के जरिए उन्होंने ये सब फैलाया, लोगों को बताया, अनुकरण करने के लिए बाध्य किया, उत्साहित किया। और उस कारण जो बाबा साहब ने स्टेटमेंट किया है कि मौर्य पीरियड में चातुर्वर्ण्य समाज, चातुर्वर्ण्य सिस्टम कंप्लीटली एनिहिलेट हो गया था। कंप्लीटली एनिहिलेट होने का कारण यह सोशल इंडस्ट्रियोसिस है, जो बाबा साहब ने इसके बारे में कहा है। तथा डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के डेमोक्रेटिक कंसेप्शन इन एजुकेशन, इसमें भी इस महान जॉन डिवे साहब ने 90 पेज पे लिखा है सोशल इंडस्ट्रियोसिस के बारे में। तो मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूं तो कि जो अडेप्टेशन है, जो आइडिया है, यह हमारे महापुरुषों से, जबकि वो एक दूसरे को मिले नहीं, मगर पढ़ लिख कर, सोच कर उन्होंने बार बार इसका अडाप्ट करके इसका री एडेप्टेशन किया, और जो सही रास्ता है, इस रास्ते पे चलते हुए समता, स्वतंत्र और बंधुत्व पर टिका हुआ समाज हम निर्माण कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी निर्माण कर सकते हैं। यह उन्होंने बताने की जिम्मेदारी निभाई बहुत खूबी से। अब हमें उस जिम्मेदारी को आगे निभाना है, आगे हमने इसके चलते हुए उसके ऊपर गौर करना है, यह मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सहकारियों, इस महान सम्राट अशोका ने खुद प्रैक्टिकली बातों को जिया। महान सम्राट अशोका ने प्रैक्टिकली जिया, और उन्होंने, आप जानते हैं, कलिंगा का युद्ध हुआ, उसके बाद उन्होंने सोचा कि युद्ध से कुछ नहीं, सक्सेस नहीं हो पा रहे, और शांति का मार्ग जो है वही सही है, और उन्होंने शांति का मार्ग अपनाया। उनके राज में सभी सुजलाम सुफलाम थे, और एजुकेशन के बारे में उनका बहुत अच्छा दृष्टिकोण था, जो शिलालेखों द्वारा आप सभी लोगों के तरफ आज भी पहुंचता है। अगर इस देश में अंग्रेजों का राज नहीं रहता तो ये अशोका का शिलालेख, अशोका का ज्ञान, अशोका का डायरेक्शन, एक रिक्रिस्टलाइजेशन जो है वो ऐसे मिट्टी में दफना देते थे लोग। मगर यह बहुत अच्छा हुआ, अंग्रेजों का इन्क्विजिटिवनेस जो है यह हमारे पाले पड़ गया, और उन्होंने इसको
खोदकाम करके, उत्खनन करके, एक्सकेवेशन करके इसको लाया और हमारे तक लाया, जिसका ज्ञान से हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके लाइट में, लाइट ऑफ एशिया, बुद्धा को क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया। प्रोफेसर जॉन डिवे ने बहुत अच्छा वर्ड कहा है, जो हमारे सभी साथियों को रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी में एब्स्ट्रैक्ट नाम का एक डॉक्यूमेंट दिया है। उसमें लिखा है रिकंस्ट्रक्टिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ सोशल इफिशिएंसी। इसमें प्रोफेसर जॉन डिवे कहते हैं, इन इंडिया गौतम बुद्धा इनिशिएटेड a revolution in thinking which was ultimately to affect much of Asia. इंडिया में, भारतवर्ष में महान गौतम बुद्धा इनिशिएटेड रिवॉल्यूशन ऑफ थिंकिंग, सोच के बारे में उन्होंने क्रांति लाई, जो बाद में पूरे एशिया में फैल गई और उसका उपयोग वहां के जनता को हुआ और बुद्धिज्म का स्प्रेड किया। यहाँ मैं वापस जानबूझकर आप लोगों को, सभी साथियों को, सहकारियों को बताना चाहता हूँ, जो हमारे पुराने साथी हैं उनको तो पता ही है, मगर नए साथी कुछ मिसगाइड न होए, मेरा कहना मिसकोट न कर दे। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम, यह प्रोग्राम नॉन रिलीजियस है एंड नॉन पॉलिटिकल है। तो हम कभी भी गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध का नाम लेते हैं, वो उनकी फिलॉसफी, उनकी थिंकिंग, उनका डायरेक्शन उस रेफरेंस में लेते, उस संदर्भ में लेते हैं। यह आपके नोट रहे आपके साथ। तो सहकारियों, उन्होंने पूरे एशिया में क्रांति की। आप सभी जानते हैं, एशिया में बहुत बड़ा जो धम्म है, धर्म नहीं कहते उसको, वे ऑफ लाइफ, वह उनकी शिक्षा पे, पंचशील तत्वों पे, उनके बताए हुए रास्ते पे चलकर लोगों ने अपना अपना कल्याण किया। उनका फिलॉसफी थी, उनकी फिलॉसफी थी, वो कल्याणकारी थी, यह आप सभी जानते हैं। तो बाबा साहब आप आगे कहते हैं कि द इमेंसिपेशन ऑफ द माइंड एंड द सोल is necessary preliminary for the social, for the political expansion of the people. यह annihilation of caste में बाबा साहब ने लिखा है, आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों ने बहुत उसका स्ट्रगल भी किया है कि जो मन की मुक्ति, मन की मुक्ति, और सोल मतलब देखना, जरिया, ये हो सकता है। सोल मतलब आत्मा के ऊपर हम विश्वास नहीं रखते, तो जरिया, देखने का जरिया, आइडिया, यह पॉलिटिकल एक्सपांशन के पहले बहुत जरूरी है। अगर राजकीय सत्ता हासिल करनी है तो यह तो बहुत जरूरी है। राजकीय सत्ता बहुत जरूरी है, आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि महानायक कांशीराम जी भी कहते हैं कि जिस कौम को मुफ्त में खाने की आदत हो वह कभी क्रांति नहीं कर सकती, और जो कौम क्रांति नहीं करती वह कभी शासक नहीं बन सकती। जो शासक नहीं होती उसकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं होती और वह न्याय भी प्राप्त नहीं कर सकते। सहकारियों, यह भी रीएडेप्टेशन है। आप गौर से पढ़ेंगे तो स्टेट्स एंड माइनॉरिटी में बाबा साहब ने यही कह के रखा है कि आप कितने भी धुरंधर क्यों ना हो, मगर ये सेपरेट सेटलमेंट और सेपरेट जीने का सहारा
हमें उपलब्ध नहीं होता है, तब तक इस देश में, इस राज्य में जिसकी चाबी की, सत्ता की चाबी बागडोर यह अन्याय करने वालों के हाथ में रहेगी और हमें पुलिस और न्याय व्यवस्था उनकी होने के कारण कभी भी न्याय नहीं मिलेगा। यह हम जी रहे हैं, अपना रहे हैं। हमारे पहले जो लोग थे उन्होंने इस बात को सीरियस न लेने के कारण से हम इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। चाहे अब हाथरस हो या दूसरा कुछ भी हो, ऐसे हजारों है। ये तो सब रिपोर्टेड है। अनरिपोर्टेड अनगिनत अन्याय अत्याचार है, अनगिनत। और किसके राज में कितना है, और आप सभी जानकार लोग हैं, समझदार लोग हैं, आप सभी जानते हैं। तो ये बताने का कारण यही है कि हमें इसको, विचारधारा को अपनाने से हमारी बात बढ़ सकती है, बन सकती है। तो ये रीअडेप्टेशन जो है, तो बाबा साहब इसके बारे में भी लिखते हैं कि यह बहुत जरूरी है। आगे यह लिखा गया है कि फॉर द बुद्धा द पीस मीन्स, यहाँ बहुत बुद्धा के फिलोसॉफी के बारे में बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि बुद्धा को पीस का मतलब टू एंजॉय गुड हेल्थ, टू ब्रिंग ट्रू हैप्पीनेस टू वंस फैमिली, टू ब्रिंग पीस टू ऑल, one must first discipline and control one's own mind. इस देश में शांति सुबत्ता आने के लिए मन की शांति बहुत जरूरी है। मन शांत होता है तब ये सब अपने आप आ जाती है, ऐसा बुद्धा का कहना है। If one can control and discipline one's mind, he can find the way to enlightenment, and all wisdom and virtue will naturally come to him. पीस ऑफ माइंड रहने से सभी सद्गुण, पवित्र सत्यवादी गुण धारणा, यह मन की शांति के कारण अपने आप आ सकती है और इसका उपयोग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी में हो सकता है। होना बहुत जरूरी है, निहायत है, उससे यह बात बन सकती है। तो इस तरह से बुद्धा ने कभी अनडिजायरेबल सोसाइटी को अपनाया नहीं। उन्होंने दुख का निवारण किया एंड उन्होंने लिखा, men are living in the sorrows, in misery and poverty. लोग दुखी है, दरिद्र में और दुख में जी रहे हैं। The world is full of suffering, and that how to remove this suffering from the world. और इस जो यातना भुगत रहे हैं, दुख है, उसका निराकरण कैसे हो सकता है? यही धर्म का पर्पस है, उद्देश्य है। जो मैंने पहले भी आपको बताया कि बुद्धा का नाम हम सब इसलिए लेते हैं कि दुख का निराकरण हो, दुख का नाश हो, विनाश हो, एनिलेट हो, जाति का एनिलेशन हो। इस आधार पर इसको सपोर्टिंग हम सभी उसका याचना करते हैं, वो करते हैं। तो इस तरह से यह तो बुद्धा और जॉन डिवेल एंड डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अर्ज फॉर काइंड ऑफ एजुकेशन इन द सफरिंग वर्ल्ड। जैसा मैंने आपको एजुकेशन पॉलिसी बताया, किस तरह से एजुकेशन होना चाहिए, यह
बाबा साहब, जॉन डीवे और बुद्धा, इन्होंने इस बारे में बताया है और आगे लिखा है, लेट अस इनिशिएट इन इंडिया टू काइंड ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, डिग्निटी एंड हार्मनी, समन्वयता और आचरण करके इज्जत से, स्वाभिमान से जीने के लिए एजुकेशन और समानता और शांति का महत्व बहुत मायने रखता है। If we enable ourselves in India to initiate such education of reconstruction of the experience, या फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस की बात आती है, फॉर सोशल एफिशिएंसी, सोशल इंडस्मोसिस, सामाजिक अभिसरणशीलता और सोशल डेमोक्रेसी एंड अबव ऑल एंड एसोसिएटेड लाइफ, एकत्र रहना, समाज का पुनर्गठन में एक साथ जीना, शांति, सुख और समृद्धि से जीना, यह बहुत जरूरी है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, एंड देन ओनली इट विल लीड टू ग्लोबल पीस। इस वर्ल्ड में, जग में, दुनिया में आजकल पीस, शांति है, उसका बहुत इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, अशांति फैली हुई है। तो इस शांति को कैसे फैलाया जाए, यह भी बहुत जरूरी है। तो यह थिंकिंग के जरिए बाबा साहब ने ये कहा है कि हम लोग पीस ला सकते हैं, और उसका रिफ्लेक्शन उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया है। आप सभी साथी जानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है, उसकी शुरुआत ही ऐसी होती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute India into socialist republic, एंड बहुत सी बातें उन्होंने कही है कि हम किस तरह का देश चाहते हैं, किस तरह का राज चाहते हैं, जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के ऊपर अवलंबित हो, उसके ऊपर टिकी हुई होना है। यह बुद्धा का, महान अशोका का, संतों का जो वचन है, वह बाबा साहब ने प्रियम्बल में उतारा है। यह प्रियम्बल जो प्रस्तावना जो है हमारे राज्य घटना में, यह बहुत वर्ल्ड में नंबर 1 मानी जाती है। प्रियम्बल इज अ की टू कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कहा जाता है। यह प्रस्तावना जो है, यह इस घटना का द्वार खोलने की चाबी है, ऐसे कहा जाता है कि हमारी पॉलिसी कैसी रहेगी, हमें घटना कैसी रहेगी, स्वतंत्र, समता और न्याय, बंधुता के ऊपर कैसे रहेंगे। यह बाबा साहब ने रीअडेप्टेशन करके इस महापुरुषों की फिलॉसफी जो है, यह पूरे राज्य घटना में उतार दी। अब हम देखेंगे राज्य घटना में, तो आप फंडामेंटल राइट में जाएंगे तो 13वां जो आर्टिकल है, वहां बहुत ब्यूटीफुल आर्टिकल है। अभी आप लोग सभी जानदार है, मगर कितने हमारे सहकारियों ने इस एंगल से इसको पढ़ा है, मैं बोल नहीं सकता, मगर बहुत से वकील हमारे साथ है, उन्होंने तो पक्का पढ़ा होगा कि 13 नंबर आर्टिकल जो है वो कहता है, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डिरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज वाइड।
जो कानून मूलभूत हक के विरोध है और मूलभूत हक को नकारने वाले हैं, वह ऑटोमेटिक अवैध है। कितनी बड़ी बात है। इन्होंने इस आर्टिकल को फंडामेंटल राइट में लिखा है, और जो बड़े बड़े कोर्टों में, सुप्रीम कोर्टों में जो बहस होती है, वह ये आर्टिकल के शुरुआत इसे होती है। इस आर्टिकल का आधार लिया जाता है, तो बाकी सबको मानना तो बहुत जरूरी है। फिर 14 नंबर है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, सभी लोग समान है। देखिए, बुद्धा ने भी वही कहा था, महान अशोका ने भी कहा था, संत रविदास जी ने भी कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां सबन सबन को मिले अन्न, छोट बड़ा सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। क्राइस्टलाइजेशन है। उनके पास लिख पढ़ने के लिए, बताने के लिए, लिख के रखने के लिए उतना कागज वगैरह प्रगत नहीं था, फिर भी उन्होंने कीर्तन द्वारा, बताने द्वारा और लोगों का जागरूक करने के लिए उन्होंने कविता लिखी। संत कबीरदास ने दोहे लिखे, और इस तरह से इस बहुजन समाज को शिक्षित किया, सुशिक्षित किया, और उनको मुखोद्गत करके कोई कोई इंपॉर्टेंट चीजें जो है उनको बताया। जैसा मैंने कहीं पढ़ा है, आछे दिन पाछे गए तब किया ना गुरु से हेत, अब हो तो क्या पछतावे जब चिड़िया चुग गई खेत। कितनी बड़ी महान पंक्तियां हैं। जब दिन थे तब आपने गुरु से हेतु नहीं किया, हेत नहीं किया, डिस्कशन नहीं किया, अब हो तो क्या पछतावे जब चिड़िया चुग गई खेत। तथा महात्मा फुले जी के लिटरेचर में भी आपको बहुत सुनने को मिलेगा, ना पूछे जात साधु की पूछो उसका ज्ञान, तलवार की कीमत कर लो पड़ा रहने दो म्यान। तो सहकार्य यह री एडेप्टेशन है। उसके बाबा साहब कहते हैं, जो इतिहास जानते नहीं वो इतिहास बना नहीं सकते। आप सभी को तो विदित है कि बाबा साहब का इतिहास का नॉलेज तो बहुत बहुत बढ़िया था। उन्होंने संस्कृत तक पढ़ा, जो उनको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया गया, और संस्कृत के ऊपर मास्टरी करके पूरे वर्ल्ड के लिटरेचर जो है मुखोद्गत किया, पूरे वर्ल्ड के धर्म का सूक्ष्म रीत्या अभ्यास करके, रिक्राइस्टलाइजेशन करके री अडेप्ट किया, और उसका वापो उन्होंने इस भारत देश के संविधान में किया। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। कोई भी शख्स को उसकी धर्म, वर्ण, उसकी जन्म की जगह के कारण इसके साथ अन्याय न हो, इसका प्रावधान करके रखा। तथा पहले बाबा साहब ने जाना कि उन्होंने लिख के रखा है, कास्ट इज नथिंग बट डिवीजन ऑफ लेबरर। डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबरर्स। तो पहले प्रोविजन करके रखा उन्होंने, कानून बना के रखा कि आप कोई भी शख्स कोई भी काम करे वह उसका हक है। तथा कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ी बात की। अभी अर्नब गोस्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट में इसका वापो भी हुआ
कि इस देश में यह घटना होने के बाद जो कुछ अंग्रेजों ने या इसके पहले टाइटल दिए हैं, इसको अबॉलिश किया जाता है, खत्म किया जाता है, डिसकंटिन्यू किया जाता है। कोई भी छोटा बड़ा नहीं रहे, सभी को समान रूप से आप बुला सकते हैं। नहीं तो पहले था राव बहादुर, राजा साहब, नवाब। इसका कड़ी पकड़ के वकील लोग तो जानते हैं, हम लोग कोर्ट में माय लॉर्ड बोलते हैं जजों को। माय लॉर्ड मतलब मेरे भगवान। इसका सहारा लेके वकीलों ने दलील की और वो सक्सेस हो गए। बात सही है, कोई ऊपर नहीं, सभी समान है। समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व पर आधारित समाज जो है उसका प्रियम्बल में लिखा है, वही बात सही है। और बाबा साहब ने रीअडॉप्ट करके उसको कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित करके उसको कानून का रूप दिया। और जब कानून का रूप मिलता है तो ये तो कंपलसरी है, निहायत है, बहुत जरूरी है कि इसका पालन करना भी है। तथा आर्टिकल आप जानते हैं सभी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वगैरह। इसमें सबसे ब्यूटीफुल जो बात है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका भी थोड़ा इतिहास है, जो बाबा साहब को बहुत विरोध हुआ। डायरेक्शन जो है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो है, उसको अडॉप्ट न करने का बाबा साहब कहते थे, चाहते थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको फंडामेंटल राइट में लाया जाए। मगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले इन लोगों ने इसको नकारा। इनको कहा अगर ये करेंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। सभी को कंपलसरी एजुकेशन, सभी को फ्री एजुकेशन। देखिए महान सम्राट अशोका का जो पॉलिसी है, जॉन ड्यूवे जो कहते हैं, जो बाबा साहब कहते हैं, वही महानायक कांशीराम जी कहते हैं, जो महात्मा फुले कहते थे, सावित्री माई कहती थी, संत रविदास ने कहा, संत तुकाराम ने कहा। यही रिक्राइस्टलाइजेशन करके, रीअडॉप्ट करके बाबा साहब ने इसका कानून बनाया। और उसमें लिखा कि ठीक है, अगर इसको फंडामेंटल मूलभूत हक में नहीं है तो आप जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो विचार विमर्श है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो डायलॉग्स है, उसकी किताबें अलग है, कुछ 6 वॉल्यूम में है। उसमें अगर आप देखेंगे, उसको भी कानून का रूप है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में उसको बहुत बड़ा महत्व है। उसमें लिखा है कि जब जब कोई पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है, जब कोई पॉलिसी पर कानून लिखा जाता है, कानून ड्राफ्ट किया जाता है, कानून अपनाया जाता है, तब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आधार बनाकर, इसमें से आइडिया लेकर हमारे कानून उसके ऊपर आधारित होने चाहिए। यह बहुत बड़ी बात बाबा साहब ने प्रोविजन करके लिखी। और सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर स्टेट होना बहुत जरूरी है। यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बाबा साहब ने लिखा है। और सभी को अन्न, पानी, वस्त्र, निवारा होना चाहिए। देखिए संत रविदास जी ने भी वही कहा, बाबा साहब ने भी 41 आर्टिकल में जो घटना का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में 42 में भी लिखा है। तो इस तरह से इसका रीअडॉप्टेशन किया। तो हम यह तीनों महापुरुषों का ये मील का पत्थर है।
बाकी हमें कोई नहीं रोकता है कि बाकी 150 संतों का, भगवान बुद्धों का, उसके पहले चारवाक, उनकी फिलॉसफी, महात्मा फुले, सावित्री माई, हमारे इस देश में बड़े सबसे राजा राजर्षि शाहू महाराज, शिवाजी महाराज, इन्होंने जो जो कुछ भी कहा रीअडप्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे काम की बात है, काम महत्व है इसका। और इसके ऊपर कोऑपरेशन से, देखिए कोऑपरेशन इतनी बड़ी टर्म है, वो अभी तक छुपी हुई थी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, देहात में हम लोग बहुत जानते हैं, एक कोऑपरेशन को मैं ऐसा मानता हूं, जो आम का पेड़ रहता है और उसको चढ़ने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, और उसमें कोई बहुत बड़ा आम पत्ते के पीछे छुपा 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 हुआ रहता है, वो लास्ट तक किसी को पता ही नहीं चलता है, पूरे आम गिर जाते हैं, मगर लास्ट लास्ट में वो खुद पेड़ पर पक कर वो पत्ता कोई पंछी या कोई हटाने से या देखने से या अलग एंगल से देखने के कारण हमें वो फ्रूट मिलता है। यह ऐसा फ्रूट है जो कोऑपरेशन जो वर्ड है, यही रिकंस्ट्रक्शन के लिए उपयोगी साबित हुआ है। हमारे साथ अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कोऑपरेशन नहीं होगा। तो महान सम्राट अशोका ने भी जो अपने शिलालेख लिखे हैं उसमें भी उसका बहुत वहापो किया है, लिख के रखा है कि देवताओं का प्रिय राज प्रियदर्शी ऐसा कहता है, मनुष्य में जो यह धर्म की अभिवृद्धि हुई है सो दो कारणों से हुई है। एक तो धर्म नियम या धर्म संबंधी प्रतिबंधों से, और दूसरे पूर्ण निषेध या विचार परिवर्तन के द्वारा। सोच, थिंकिंग, विचार का परिवर्तन, यह बहुत मायने रखता है। और यह कहते हैं कि इन धर्म के नियम से कोई बड़ी महत्व की वस्तु नहीं है, इससे बढ़कर कोई महत्व की वस्तु नहीं है, पर विचार परिवर्तन के द्वारा, विचार परिवर्तन बड़े महत्व की बात है। धर्म नियम या धर्म प्रतिबंध वे है जो मैंने लागू किए हैं, परंतु पूर्ण निषेध या विचार परिवर्तन के द्वारा मनुष्य में धर्म अभिवृद्धि तथा प्राणियों की अहिंसा और जीवों का अवध बढ़ा है। यह शिलालेखों द्वारा जो लिख के रखा है वो मैं पढ़ रहा हूं। तो सहकारियों, इसके साथ ही मैं यह आपको बताना बहुत जरूरी समझता था। बाबा साहब का शिक्षा का महत्व, पॉलिसी, उनकी इज्जत होती थी, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में लिया जाता था। वो धम्म कारण के बारे में एक एक सेपरेट उनका डिपार्टमेंट रहता था। बाबा साहब ने भी वही अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाकर रख दिया, लिख दिया, उसका कानून बनाया कि कोई भी लिंग भेद नहीं होना चाहिए, स्त्री पुरुष दोनों समान है। प्राणी मात्रा के बारे में लिखा, जो देखिए महान सम्राट अशोका ने भी कहा था। उन्होंने तो फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल तैयार किए, प्राणियों के, प्राणी मात्रा के हॉस्पिटल तैयार किए, वहां ट्रीटमेंट होती थी, बगीचे होते थे, साइंटिफिक एटीट्यूड होता था, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी लिखा है। तो यह रीअडेप्टेशन हुआ है, रीअडेप्टेशन किया है। बाबा साहब ने बहुत बखूबी से इस बात को निभाया है। और लास्ट में कहा है, संविधान अच्छा या बुरा वह
उसको पालन करने वाले, उपयोग में लाने वाले, उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऊपर अवलंबित करता है। अगर संविधान को कानून में लाने वाले, उसका उपयोग करने वाले गलत है तो संविधान गलत होगा, और संविधान का उपयोग करने वाले आदर्शवादी है, न्यायप्रिय है, एकजुटता से काम करते हैं, तो संविधान अच्छा रहेगा। तो कितनी बड़ी बात बाबा साहब ने कही, तथा उन्होंने ये जो रीअडेप्टेशन किया है उसको हमें मील का पत्थर मानकर थिंकिंग, सोचने वाला समाज जो आपस में कोऑपरेशन करे, आपस में कोऑपरेटिव रहे, कम्युनिकेशन रहे, कोऑर्डिनेशन रहे, और इससे जाति का सर्वनाश होगा, एनिहिलेट होगा। यही बात को लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं, इस रास्ते पे चलते हैं, तो हमारा रास्ता कांटों भरा नहीं होगा, थोड़ा बड़ा लंबा रास्ता होगा, क्योंकि शॉर्टकट कभी भी डेंजरस रहता है, आप सभी जानते हैं। तो इस तरह से मैं, ये जो आज का विषय है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। महापुरुषों का विचार जानना, मगअप करना, पढ़ना, और इसको भी रिक्राइस्टलाइज करके हम सब ट्रेनर के साथ बांटना, यह बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं समझता हूं कि आप लोग भी एज अ ट्रेनर इसको बहुत अच्छी तरह से जाने होंगे, और इसके साथ मैं अपना ये प्रेजेंटेशन यही खत्म करता हूँ। जय हिंद।